Again to your channel JIV and CIV Made Simple. So friends, today we are going to discuss MCQs based on BFA Module C Unit 18 which is based on derivative products. Friends, यदि आप लोगों ने इस टॉपिक का थ्योरी पार्ट जानना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके थ्योरेटिकल पोर्शन को देख सकते हैं और हम लोग कुल मिलाकर 40 MCQ डिस्कस करेंगे इस पार्टिकुलर लेसन में और डिफरेंट टाइप के MCQ जो कि पॉसिबल हैं, जो कि बन सकते हैं, सभी तरह के MCQ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अंतिम तक बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो को पहुँचाइए जो लोग CIV के एस्पिरेंट हैं, ताकि वो लोग भी अपने प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कर पाएँ। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑप्शन ए एसेट्स सच एज बॉन्ड और कॉमन स्टॉक दैट डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ कंपनी विच इशू देम। ऑप्शन बी एसेट हुज रेट ऑफ रिटर्न मस्ट बी डिराइव फ्रॉम इंफॉर्मेशन पब्लिश्ड इन फाइनेंशियल टेबल्स। ऑप्शन सी एसेट विच डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट। ऑप्शन डी कंप्यूटर्स विच डिस्प्ले रियल टाइम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, डेरिवेटिव का कोई इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं होता है, वो हमेशा वैल्यू डिराइव करेगा। किससे डिराइव करेगा? किसी अंडरलाइंग एसेट से वैल्यू डिराइव करेगा। एग्जांपल के तौर पर आप कॉल ऑप्शन को लीजिए। कॉल ऑप्शन एक तरह का डेरिवेटिव है। क्यों? क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो किसी अंडरलाइंग से डिराइव होता है, जो कि इस केस में क्या है, शेयर है। यानी कॉल ऑप्शन का वैल्यू कहाँ से डिराइव होता है? शेयर से डिराइव होता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखने वाली बात है। डेरिवेटिव का कोई भी इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं होता है, वो हमेशा वैल्यू अंडरलाइंग एसेट से डिराइव करता है। मैंने एग्जांपल भी समझा दिया। कॉल ऑप्शन का वैल्यू कहाँ से डिराइव होता है? तो शेयर से डिराइव होता है। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन ए इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन बी इट यूज ऑलवेज लीड टू प्रॉफिट। ऑप्शन सी इट इज एग्जीक्यूटेबल ऑन अ फ्यूचर डेट। ऑप्शन डी इट्स पे ऑफ इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ एनी अदर बेसिक वेरिएबल। तो आपसे ये पूछा गया है कि डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का कौन सा फीचर नहीं है, ये आपको बताना है। अब दोस्तों, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का फीचर मैंने ऊपर लिखा है। देखिए, डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, तो ऑप्शन ये तो सही है। इट्स ऑलवेज रेफर्स टू सम फ्यूचर प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे और दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन स्पॉट मार्केट। अब जरा देखिए, ऑप्शन बी में कर रहा है इट यूड ऑलवेज लीड टू प्रॉफिट। बिल्कुल गलत। ऐसा नहीं है कि डेरिवेटिव से हमेशा आपको प्रॉफिट ही मिलेगा, लॉस भी मिलेगा, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये बात सही है कि इसे हम लोग फ्यूचर डेट पे एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये तो पता ही है कि इट्स पे ऑफ इज डिपेंडेंट ऑन वैल्यू ऑफ एनी अदर बेसिक वेरिएबल, नाम ही है डिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ऑप्शन ए डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन बी डेरिवेटिव ऑलवेज रेफर्स टू स्पॉट प्राइस। ऑप्शन सी वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव डिपेंड्स ऑन स्पॉट मार्केट। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो कौन सा सही नहीं है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन ए कर रहा है कि ये फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी कर रहा है कि डेरिवेटिव ऑलवेज रेफर्स टू स्पॉट प्राइस। अब देखिए, अभी मैंने बताया है कि इट ऑलवेज रेफर्स टू सम फ्यूचर प्राइस नॉट स्पॉट प्राइस। देखिए ऊपर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, स्पॉट प्राइस से रेफर करता है, ये बिल्कुल गलत है। ये किससे रेफर होता है दोस्तों? फ्यूचर प्राइस से रेफर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज रॉन्ग। ठीक है, फिर कह रहा है वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव डिपेंड ऑन स्पॉट मार्केट, तो ये बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा, इसका ये होता है हमेशा फ्यूचर प्राइस के लिए और इसका वैल्यू डिपेंड करता है स्पॉट मार्केट के लिए। ये सब की पॉइंट्स है जो कि आप यहाँ से ले सकते हैं। हम लोग वही MCQ को डिस्कस कर रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। उसी पॉइंट को हमें बुक में अंडरलाइन करना है, उसे बार बार पढ़ना है ताकि दिमाग में बैठ जाए कि डेरिवेटिव जो है हमेशा फ्यूचर प्राइस के लिए होगा और उसका वैल्यू डिपेंड करेगा स्पॉट मार्केट पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है डेरिवेटिव आर सो कॉल्ड बिकॉज। ऑप्शन ए दे आर सब्सिडरी प्रोडक्ट इन द मार्केट। ऑप्शन बी दे आर डिराइव फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एसेट। ऑप्शन नंबर सी देयर वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन वैल्यू ऑफ सम अदर फंडामेंटल वेरिएबल। ऑप्शन डी दे आर ट्रेडेड ऑन डेरिवेटिव एक्सचेंज। तो डेरिवेटिव को ऐसा क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है वो किसी अदर फंडामेंटल वेरिएबल से डिराइव होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इसीलिए इसका नाम कहा गया डेरिवेटिव। मैंने ऊपर भी बताया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है डेरिवेटिव कैन बी। ऑप्शन ए OTC प्रोडक्ट ओनली। ऑप्शन बी एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट ओनली। ऑप्शन सी OTC प्रोडक्ट और एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। नहीं, ऑप्शन डी का है ऑलवेज OTC प्रोडक्ट एंड एक्सचेंज ट्रेड प्रोडक्ट कंबाइंड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अब देखिए डेरिवेटिव या तो ओवर द काउंटर होगा या तो एक्सचेंज ट्रेडेड होगा। अब मैं आपको समझाता हूं दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में कम समय में कि ओवर द काउंटर कब होगा। तो ओवर द काउंटर मान लीजिए कि ए कोई पर्सन है, वो खरीदना चाह रहा है 100 शेयर किसी कंपनी ABC का 3 महीना के बाद। ठीक है, खरीदना चाह रहा है वो, और हर शेयर का दाम 100 रुपये पे, ये इसका रेट है। तो वो क्या कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है दूसरे पर्सन B के साथ जो कि वो डील को ऑफर कर रहा है। समझ रहे हैं? तो ये हमारा एक टाइप हो गया OTC का। अब जरा बात करते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड का। फिर मान लीजिए वही ए पर्सन है, वो स्टॉक एक्सचेंज में गया, उसने रिक्वायर्ड कॉन्ट्रैक्ट को परचेज किया। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा,
तो ये हमारा कहलाएगा एक्सचेंज ट्रेडेड। तो एक्सचेंज ट्रेडेड कब कहलाएगा? जब देखिए पहले केस में वो खरीदना चाह रहा है 3 महीने बाद 100 शेयर के रुपए से हिसाब से 100 शेयर, लेकिन दूसरे केस में क्या है दोस्तों कि ए स्टॉक एक्सचेंज गया, उसने रिक्वायर्ड कॉन्ट्रैक्ट को परचेज किया, ठीक है, तब हमारा वो एक्सचेंज ट्रेडेड कहलाता है। तो दोनों में अंतर समझ में आना चाहिए दोस्तों। तो डेरिवेटिव या तो ओटीसी होगा या एक्सचेंज ट्रेडेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ओटीसी। अब आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दी गई, आपको ये बताना है कि ओटीसी के रिगार्डिंग कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन है इट इज अ डेरिवेटिव प्रोडक्ट दैट कैन बी डायरेक्टली नेगोशिएटेड एंड ऑब्टेन फ्रॉम ऑथराइज्ड बैंक एंड इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन बी इट इज मोस्टली यूज फॉर हेजिंग अंडरलाइंग एसेट। ऑप्शन सी सेटलमेंट इज मोस्टली बाय फिजिकल डिलीवरी। ऑप्शन डी नो काउंटर पार्टी रिस्क एट ऑल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों जरा एक बार क्विकली रिकॉल कर लें जितने भी ओटीसी प्रोडक्ट होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को। सबसे पहले ओटीसी प्रोडक्ट जो होते हैं वो बैंक के द्वारा ऑफर किए जाते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा ऑफर किए जाते हैं। उसके बाद इसमें कॉन्ट्रैक्ट डेट, अमाउंट और टर्म वो क्लाइंट के अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है। उसके बाद बैंक प्राइस को कोट करती है और उसमें मार्जिन वैल्यू भी लेती है। उसके बाद दोस्तों सिक्योरिटी जो कि कैश मार्जिन हुआ, चार्जेस ऑन एसेट हुआ, ये बैंक के डिस्क्रिप्शन पे है, क्लाइंट के स्टेटस के बेसिस पे। और काउंटर पार्टी रिस्क होता है इसमें। सेटलमेंट जो होता है फिजिकल डिलीवरी पे होता है और दोस्तों ये इसका काम है हेजिंग में काम आता है। अब आप जरा देखिए ऑप्शन ने क्या करा था, इट्स अ डेरिवेटिव प्रोडक्ट दैट कैन बी डायरेक्टली नेगोशिएटेड, और बिल्कुल सही है। इट इज मोस्टली यूज फॉर हेजिंग, बिल्कुल सही है। सेटलमेंट इज मोस्टली बाय फिजिकल डिलीवरी, बिल्कुल सही है। लेकिन कह रहा है नो काउंटर पार्टी रिस्क एट ऑल, ये बिल्कुल गलत है। अभी हमने क्या देखा कि काउंटर पार्टी रिस्क इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, यानी बैंक का रिस्क प्रेजेंट है। काउंटर पार्टी कौन हुए यहाँ? बैंक हुए ना, समझ रहे हैं बात को। तो बैंक का रिस्क है ओटीसी वाले में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए ओटीसी प्रोडक्ट आर ऑफर्ड बाय ऑर्गेनाइज्ड फ्यूचर एक्सचेंज एंड एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव प्रोडक्ट बाय बैंक। ऑप्शन नंबर बी ओटीसी प्रोडक्ट आर ऑफर्ड बाय ऑर्गेनाइज्ड फ्यूचर एक्सचेंज एंड एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव प्रोडक्ट बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन सी ओटीसी प्रोडक्ट आर ऑफर्ड बाय बैंक एंड एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव प्रोडक्ट बाय रिकॉग्नाइज्ड फ्यूचर एक्सचेंज। और ऑप्शन नंबर डी कर रहा है ऑल स्टेटमेंट करेक्ट। देखिए यहाँ पे ओटीसी और एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव में कंपैरिजन हो रहा है। पहला ऑप्शन कर रहा है कि ओटीसी फ्यूचर एक्सचेंज देती है और ईटीडी जो है बैंक देती है। दूसरा कह रहा है कि ओटीसी जो है फ्यूचर एक्सचेंज देती है और ईटी जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देती है। और तीसरा कह रहा है कि ओटीसी बैंक इशू करती है और एक्सचेंज ट्रेडेड जो है फ्यूचर एक्सचेंज इशू रिकॉग्नाइज करती है। क्या सही है बताइए? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ओटीसी अभी हमने ऊपर देखा है, ओटीसी कौन देता है? बैंक ऑफर करती है। अभी हमने देखा ना कि बैंक भी एक काउंटर पार्टी होती है और ओटीसी में इसलिए बैंक के कारण काउंटर पार्टी रिस्क होता है, आपने देखा। इसलिए ओटीसी कौन ऑफर कर रहा है? बैंक ऑफर कर रहा है। और एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव जो है वो कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है? फ्यूचर एक्सचेंज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग यूज ऑफ ओवर द काउंटर एंड एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट। तो देखिए ऑप्शन ए कर रहा है ओटीसी डेरिवेटिव एंड एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव आर यूज फॉर ट्रेडिंग एंड स्पेकुलेशन। बी कर रहा है ओटीसी डेरिवेटिव आर यूज फॉर हेजिंग अंडरलाइंग रिस्क एंड एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव यूज फॉर ट्रेडिंग एंड स्पेकुलेशन। ऑप्शन सी ओटीसी डेरिवेटिव एंड एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव आर यूज फॉर हेजिंग अंडरलाइंग रिस्क। ऑप्शन डी एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव आर यूज फॉर हेजिंग अंडरलाइंग रिस्क एंड ओटीसी डेरिवेटिव आर यूज फॉर ट्रेडिंग एंड स्पेकुलेशन। अब बताइए दोस्तों कौन सा सही है ओटीसी और ईटीडी के बारे में? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो ओटीसी को हम लोगों ने देखा था कि अंडरलाइंग रिस्क को हेज करने के लिए होता है और एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव को यूज किया जाता है स्पेकुलेशन को ट्रेड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओटीसी डेरिवेटिव स्टैंड्स फॉर ओवर द काउंटर और स्टैंडिंग ट्रांजेक्शन क्रेडिट, ऑप्शन ट्रेड क्रेडिट, कमोडिटी प्राइस रिस्क। तो दोस्तों ओवर द काउंटर कहते हैं, इसे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है दो ओटीसी डेरिवेटिव प्राइवेटली कैरिड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायलैटरल पार्टी लाइक बैंक टू बैंक और बैंक टू प्राइवेटली पार्टी, आरबीआई has recently mandated that settlement between the party can be arrived by settlement agency। तो आपको ये बताना है कि ये कौन सा एंटिटी है जो कि सेटलमेंट एजेंसी की तरह काम करता है किसी भी ओटीसी डेरिवेटिव में। ए कर रहा है सीसीआईएल यानी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बी कर रहा है डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउसिंग ऑफ इंडिया, सी कर रहा है आईसीआईसीआई और डी कर रहा है इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओटीसी प्रोडक्ट। तो ओटीसी प्रोडक्ट का इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट, नेगोशिएटिंग प्राइस, नो काउंटर पार्टी रिस्क, अवेलेबल फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो दोस्तों डी तो बिल्कुल सही है, नेगोशिएटिंग प्राइस बिल्कुल है, कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन जो कर रहा है नो काउंटर पार्टी रिस्क ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि ये ऑप्शन गलत है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव। तो ईटीडी यानी एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है? ऑप्शन ए का इट इज स्टैंडर्ड साइज, ऑप्शन बी इट इज अवेलेबल ओनली ऑन स्पेसिफाइड एक्सचेंज, ऑप्शन सी द सेलर इज ऑलवेज अ बैंक, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों बैंक हमेशा सेलर नहीं होता है, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है, ठीक है दोस्तों। इस केस में बैंक जो होती है दोस्तों हमेशा सेलर नहीं होती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। किसके बारे में बात करें हम लोग? एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव के बारे में। आइए जरा ईटीडी के बारे में शॉर्ट नोट देख लें। तो फॉर दो जो हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे हम लोग ऑर्गेनाइज फ्यूचर एक्सचेंज पे ही ट्रेड करते हैं, और जो साइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है वो स्टैंडर्डाइज होता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट इन प्राइसिंग होता है,
ठीक है। नो काउंटर पार्टी रिस्क, कुछ नहीं काउंटर पार्टी रिस्क होता है क्योंकि एक्सचेंज जो है वो काउंटर पार्टी है हुज मैनेज द रिस्क बाय मैनेजिंग सिस्टम। और ये दोस्तों नेट सेटलमेंट बाय कैश होता है, ठीक है। और दोस्तों इसका यूज होता है ट्रेडिंग एंड स्पेकुलेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीडी। देखिए फिर से वही है, एटीडी का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट, नो काउंटर पार्टी रिस्क, प्रोडक्ट आर स्पेसिफाइड पीरियड, कैन बी सेल्ड ऑन ट्रेडिंग डे। तो दोस्तों एनी ट्रेडिंग डे ये गलत है। यहाँ पे देखिए ऊपर पढ़िए, लिखा हुआ था कि व्हेन विथ प्रीसेट सेटलमेंट फॉर स्पेसिफाइड टर्म दैट इज 1 मंथ $1000 कॉन्ट्रैक्ट सेटल, ठीक है। तो यहाँ पे डेट फिक्स होता है, कोई भी ट्रेडिंग डेट नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ईटीडी। तो ऑप्शन ए कह रहा है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ऑन ऑर्गेनाइज्ड फ्यूचर एक्सचेंज नोन एज फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, बी इट इज मोस्टली यूज फॉर ट्रेडिंग एंड स्पेकुलेशन, सी काउंटर पार्टी रिस्क इज नॉट प्रेजेंट, डी प्राइस इज कोटेड बाय बैंक एज अ प्राइस इज नॉट ट्रांसपेरेंट। तो डी देखिए साथ ही अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि प्राइस जो है बैंक नहीं कोट करती है क्योंकि इसका प्राइसिंग जो है वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा इनकरेक्ट है, बाकी सभी के सभी हमारे सही हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट एडवांटेज डू ओटीसी डेरिवेटिव हैव ओवर ईटीडी। तो देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपका कंसेप्ट भी क्लियर होते चल रहा है। तो दोस्तों एक लाइक जरूर कर दीजिएगा इस लेसन को, दिस विल मोटिवेट मी टू मेक मोर सच वीडियोस लाइक दिस। ओके सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग, ओटीसी का क्या एडवांटेज है ईटीडी पे, ये ऑप्शन से आपसे पूछा गया है। ए कर रहा है कि ओटीसी आर मोर रेडिली ट्रेडेबल, बी कर रहा है कि ओटीसी आर मोर फ्लेक्सिबल, सी कर रहा है देयर लेस रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट, और डी कर रहा है ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट और ऑलवेज फॉर लॉन्गर पीरियड। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है कि जो एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट होता है वो स्टैंडर्डाइज होता है और जो ओटीसी होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, यानी टेलर मेड है, ठीक है। इसीलिए हमारा ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट जो है फ्लेक्सिबल होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सेटलमेंट ऑफ ओटीसी एंड एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव। तो ओटीसी और ईटीडी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन में ए कर रहा है ओटीसी डेरिवेटिव एंड ईटीडी आर मोस्टली सेटल्ड बाय कैश, बी कर रहा है ओटीसी डेरिवेटिव एंड ईटीडी आर मोस्टली सेटल्ड बाय कैश बाय फिजिकल डिलीवरी, सी कर रहा है ओटीसी डिलीवरी और मोस्टली सेटल्ड बाय फिजिकल डिलीवरी एंड ईटीडी डेरिवेटिव आर मोस्टली सेटल्ड इन कैश और नेट सेटलमेंट बेसिस, और डी कर रहा है ओटीसी डेरिवेटिव और मोस्टली इन कैश एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव और मोस्टली सेटल्ड बाय फिजिकल डिलीवरी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आपको याद रखना है ओटीसी मतलब होता है ओवर द काउंटर, तो ये फिजिकल होगा, यानी आप फिजिकली जाएंगे ओवर द काउंटर उस मनी को एक्सचेंज करेंगे, लेकिन हमारा ईटीडी जो होता है वो ऑनलाइन होता है, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो देख सकते हैं जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ ताकि इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप उसका जवाब दे पाएँ। चलिए दोस्तों यदि आपको इस तरह की पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है जिस तरह के मैं एमसीक्यू बना रहा हूँ तो वो पेड पीडीएफ है, उसके बारे में डिटेल जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पे जहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है वन ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन ओटीसी एंड एक्सचेंज डेरिवेटिव इज। ऑप्शन नंबर ए ओटीसी डेरिवेटिव आर चीपर व्हाइल ईटीडी आर कॉस्टली, ऑप्शन नंबर बी ओटीसी डेरिवेटिव आर फॉर customer while ETD derivative are for bank, option number C OTT derivative counterparty risk is prominent where ETD derivative counterparty risk is totally absent, or option number D OTC derivative are for hedging risk